एक बात समझ लीजिएगा, सेमेटिक का मतलब जो है यहाँ पर, या जिसको हम लोग सर्किट ट्रेसिंग या सेमेटिक जो बोलते हैं, सेमेटिक का मतलब ये होता है कि कंपनी ने किसी भी मॉडल का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक सर्किट बनाया हुआ है। उस सर्किट का मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्किट डायग्राम है, उस सर्किट डायग्राम में हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और स्टार्टिंग के बाद में हमारा एंड कहाँ पर हो रहा है। होता ये है कि जो भी हमारा मोबाइल हो या कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, रेडियो है, कुछ भी अगर आपको रिपेयर करना है तो आज के टाइम पे आप विदाउट सर्किट डायग्राम रिपेयर नहीं कर सकते। विदाउट सर्किट डायग्राम सिर्फ उसी मॉडल को रिपेयर कर सकते हो कि जो मॉडल्स या जो अप्लायंसेस या जो डिवाइसेस आपने इससे पहले 10, 20, 50 बना चुके हों सेम, तो उसमें हो सकता है कि आपको सर्किट की हेल्प नहीं लेनी पड़े। लेकिन कोई भी चीज़ या कोई भी अप्लायंसेस या कोई भी मोबाइल डिवाइस हो या लैपटॉप हो, हमारा कोई भी हो, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर उसको रिपेयर कर रहे हैं तो विदाउट सर्किट डायग्राम के नॉलेज के आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होता ये है कि चाहे हमारा आज के टाइम पे जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग मार्केट में दो तरीके की चीज़ों को रिपेयर करते हैं। एक होता है एंड्रॉयड और दूसरा होता है जिसको हम लोग एप्पल बोलते हैं। ठीक, कि या तो मोबाइल हमारे मार्केट में क्या है, या तो एंड्रॉयड हैं या एप्पल के मोबाइल हैं। मार्केट आज के टाइम पे रिपेयरिंग फील्ड इसी दो तरीके से कैटेगराइज है कि एंड्रॉयड है या एप्पल है। उसी तरीके से जो रिपेयरिंग हमारी कैटेगराइज है, तो रिपेयरिंग के साथ साथ हमारी जो मार्केट के अंदर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी आज के टाइम पे इसी दो तरीके से कैटेगराइज हैं। अगर आप किसी से पूछें कि भैया एंड्रॉयड की रिपेयरिंग सीखनी है तो ये होगा कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट चले जाओ, या एप्पल की रिपेयरिंग सीखनी है तो फ़लाँ जगह चले जाओ। 99% केस में आपको ज़्यादातर मतलब 2-4% ऐसा केस मिल जाए कि जहाँ पर ये होता है कि साहब एंड्रॉयड भी सिखा देंगे, एप्पल भी सिखा देंगे। नहीं तो साहब ये होता है कि साहब हम सिर्फ एंड्रॉयड की ट्रेनिंग देते हैं या सिर्फ हम एप्पल की ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस चीज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं? एंड्रॉयड की। एप्पल की ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम आपको सर्किट डायग्राम की जो क्लास चालू कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम आपको एप्पल के भी सर्किट डायग्राम समझाएंगे, बताएंगे कि जिससे आपको 100% तो नहीं, मतलब हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम आपको एप्पल की ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन ये है कि 30-40% आपको एप्पल की भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या आप 30-40% चीज़ें उसको रिपेयर कर पाएंगे। हम 100% की उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पर फोकस है वो किसके ऊपर है? एंड्रॉयड के ऊपर है। एप्पल हम साथ में एडिशनल उसको कंपेयर करते हुए दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे कि हमारे एंड्रॉयड के अंदर ये कॉन्सेप्ट है और एप्पल के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अब डिपेंड ये करता है कि जो भी हमको मोबाइल रिपेयर करने हैं, आज के टाइम पे जो हमारे पास मोबाइल आएंगे वो सारे 90% एंड्रॉयड ही आएंगे। एप्पल के केस में क्या होता है कि एप्पल के केस में 10% आपके पास में आएंगे, या एप्पल के मोबाइल आपके पास में जो लोग मतलब सिटी से बिलोंग करते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं उनके पास में एप्पल का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो भी इंटीरियर के अंदर या इधर उधर हैं वहाँ पर एप्पल ना के बराबर आपको मिलेगा। सुबह से शाम तक अगर आपके पास में 10 एंड्रॉयड आते हैं तो महीने भर में आपके पास में 300 एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। अगर आपकी 30 दिन दुकान खुल रही है, अगर 25 दिन खुल रही तो 250 तो एंड्रॉयड आने हैं। उस 250 के बीच में हो सकता है 1-2 कोई एप्पल लेके आ जाए, और बाकी 99% वो भी नहीं आएगा। महीने 2 महीने में एक आधा कोई सेट आपके पास में आएगा। तो एक तो चीज़ ये हो जाती है कि जब हमारे पास एप्पल कोई बनवाने नहीं ला रहा है, जब हमने कभी उसको खोला नहीं है, तो हमारा उसके अंदर परफेक्शन भी कम होगा, क्योंकि जो चीज़ बनने ज़्यादा आएगी उसी में हमारी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा हमारा परफेक्शन होगा। यहाँ तक कि हमें खोलने बांधने में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसा मोबाइल आ जाए जिसको कभी हमने खोला नहीं है, कभी बांधा नहीं है, कभी सिर्फ खोल के अगर कस्टमर ने कहा कि स्पीकर ही साफ़ कर दो, मान के चलो iPhone 12, 13, 14 कोई लेके आ जाए, वो कह दे स्पीकर में डस्ट जमी हुई है या डस्ट इसकी क्लीन कर दो, तो अगर आपने खोला नहीं है तो आपके अंदर डर ये बना रहेगा कि साहब ऐसा ना हो कि हम खोलें, इसकी खोलने में हमसे डिस्प्ले डैमेज ना हो जाए या इसके कोई पट्टे डैमेज ना हो जाएं। और ऐसा हो भी जाता है। ये डर मन में होना भी चाहिए, और डर मन में होने का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन ये है कि प्रिकॉशंस के साथ काम करना है।
प्रिकॉशंस के साथ काम करने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपने आईफोन 12 या 13 कभी नहीं खोला है, या जो भी मॉडल XYZ आपने, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, जो नहीं खोला है उसका एक बार असेंबलिंग डीअसेंबलिंग का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। असेंबलिंग डीअसेंबलिंग के वीडियो देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें फ़ोन में स्क्रू कहाँ पे लगा है, कौन सा स्क्रू हमको पहले खोलना है, या ऐसा तो नहीं कि ये फ़ोन हम पीछे से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ़ोन आगे से खुले। ऐसा होता है, वे बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं कि जब आप डिस्प्ले हटाएंगे तो डिस्प्ले हटाने के बाद डिस्प्ले के नीचे स्क्रू लगे होते हैं, वहाँ से खुलता है। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि पीछे का जो बैक है उसका जो ग्लास टाइप या बैक का आपका का जैसे एंड्रॉयड के अंदर प्लास्टिक के वो होते हैं, आप उसको मतलब हीट करके जब हटा देते हैं तब उसके नीचे स्क्रू मिल जाते हैं। किसी में क्या होता है कि बैक ढक्कन आपको साइड से ऐसे ही खोल लेते हैं, खुल जाता है, फिर उसके नीचे स्क्रू मिलते हैं। तो कोई भी काम अगर पहली बार कर रहे हैं तो उसमें काम के साथ में आपके अंदर डर तो होना ही चाहिए कि ये काम हम करें तो ये हमसे ख़राब ना हो। काम बने या ना बने वो बात की बात है, लेकिन कम से कम काम डैमेज तो ना हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी के कस्टमर के आईफोन 12, 13 आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में खोल दिया और खोलने में कहीं पर आपसे थोड़ी सी भी मिसहैपनिंग हो गई तो आपकी कि उसके डिस्प्ले में लाइन आ गई या कुछ भी आ गई, या उसका कोई पट्टा ब्रेक हो गया, कोई फ्लक्स केबल है या कुछ भी XYZ कुछ हो गया, तो आपके वहाँ पर पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि आपने सोच के मन में तो ये किया हो कि चलो मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर साफ़ करना है, नहीं होगा कोई पैसे नहीं भी लेंगे या 100, 200, 500 ले लेंगे। लेकिन 100, 200, 500 के चक्कर में वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की, 50,000 रुपये फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि साहब ये 50,000 रुपये का तुमने फ़ोन मेरा ख़राब कर दिया। अब तो आपके दिमाग में ये हो जाएगा साहब ये 50,000 रुपये की ये पेनाल्टी हमको भरनी पड़ेगी। अब हम सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीद के दें इनको, या कैसे करके दें, क्या करके दें, या कहीं से बनवा के दें, तो टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो काम करने से पहले कोई भी काम करिए, कोई भी सेट आपको खोलना है, अगर आपने नहीं खोला है, अगर आपको लग रहा है कि ज़रा सी ज़्यादा ताकत लग रही है या कुछ भी लग रहा है, तो एक दो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत वीडियो देख लीजिए कि एक आपको हिंट मिल जाए कि इस सेट को हमें खोलना कहाँ से शुरुआत करनी है, हमको इसमें ओपनर लगाना है या ट्वीज़र लगाना है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे लोग रिपेयरिंग करते थे या आज भी लोग रिपेयरिंग करते हैं, सेट खोलने में अक्सर करके चिमटी का यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ ट्वीज़र का यूज़ किया और ट्वीज़र गलती से कहीं अंदर चली गई तो डिस्प्ले की केबल में छेद कर दिया या किसी अदर किसी पार्ट्स को डैमेज कर दिया। तो काम के साथ में प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो खोलना बांधना तो एक अलग चीज़ है कि खोलना बांधना तो आप असेंबलिंग डीअसेंबलिंग का वीडियो देख के खोल बंद कर लेंगे। लेकिन अब उसके आगे की जो बात आती है कि रिपेयरिंग कैसे करेंगे। अब रिपेयरिंग के लिए क्या होता है कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स बनने आएंगी, प्रॉब्लम्स हमारे पास में डिफरेंट टाइप की बनने को आएंगी। डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम का मतलब कि मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हमारी उसके अंदर जितने फंक्शंस होंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अगर कैमरा फंक्शन है तो इसका मतलब कैमरा ख़राब भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब कैमरा प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब मोबाइल के अंदर टच लगा है तो टच काम करना बंद कर भी सकता है, इसका मतलब टच की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। डिस्प्ले है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। डिस्प्ले में लाइट आती है तो डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और जो सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कि चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप कोई भी हो, एक मेन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो डेड। ये तो हर एक उसमें आनी ही आनी है। अब अगर किसी डिवाइस के अंदर बैटरी लगी हुई है, क्या लगी है तो दूसरी प्रॉब्लम होती है चार्जिंग। अब ये चाहे मोबाइल हो और चाहे लैपटॉप हो या कोई भी चीज़ हो, टीवी के अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आएगी? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैटरी थोड़ी लगी है, उसमें चार्जिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी। लेकिन टीवी है, टीवी डेड प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती? भाई डेड का मतलब क्या है कि पूरा ऑन नहीं हो रहा है, प्लग लगा दिया, ऑन कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं हो रहा है दैट मीन्स डेड है। ठीक। अब हमारा जो मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो रन करती है दो चीज़ों से। ठीक, दो चीज़ों से रन करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पावर लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर डेटा लेवल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पावर का मतलब ये है कि उसका कोई सर्किट फेलियर हो गया है या उसके अंदर जो पावर सप्लाई है
जो पावर बनाती है या पूरे मदरबोर्ड के हमारी जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती हैं, जो उसके लिए आईसियाँ लगी हुई हैं, वो आईसी हमारी डैमेज हो सकती हैं। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है, डेटा लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा लेवल की प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जैसे उसके अंदर हर एक डिवाइस के अंदर अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। आज के टाइम पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती थी उनमें सॉफ्टवेयर नहीं होता था। भाई ये फ़ैन है, इस फ़ैन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर सीधे वायरिंग है और सीधे 2 तार हैं, तार जाएंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अपना रन कर जाएगा और फ़ैन चल जाएगा। इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम से या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आज के टाइम पे किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम बात करें, आज के टाइम पे अगर कोई आपके जानने वाला टीवी रिपेयरिंग करता होगा, तो आजकल टीवी के अंदर भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, और सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो पता चला टीवी ऑन होना बंद हो गया या कोई माल फंक्शनिंग कर रहा है। मोबाइल है, अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो भी ये माल फंक्शनिंग कर जाएगा, मतलब मोबाइल आपका ऑन होना बंद हो सकता है। तो पावर के साथ में ये प्रॉब्लम क्या आ गई, अब साथ में डेटा भी इन्वॉल्व हो गया। डेटा मतलब सॉफ्टवेयर का पार्ट भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसलिए मोबाइल की रिपेयरिंग के अंदर मोबाइल का हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर दोनों ही चीज़ें आपकी ओके होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान के चलिए एक इंसान है, एक ह्यूमन बॉडी है, आपके शरीर में जान है, लेकिन अगर इंसान कोमा में चला गया, क्या चला गया, तो क्या वो कोई काम कर पाएगा? केवल सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, लेकिन उसका होना ना होना बराबर हो गया। मतलब एक तरीके से वो डेड ही है, भले हम उसको सेमी डेड बोले कि मतलब पूरी तरीके से, लेकिन चाहे आप उसको छुओ, चाहे थप्पड़ मारो, कुछ करो, वो कोई भी रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से क्या हो गया कि उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया या उसका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से हमारे हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी ओके होना ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपका दिमाग या आपका सॉफ्टवेयर या हमारा सॉफ्टवेयर ही हमको रिस्पॉन्ड करता है कि अगर सामने वाले ने थप्पड़ मारा है तो आपको क्या करना है। हमारा सॉफ्टवेयर ही तो बताता है कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा सामने वाले तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हैं? और अगर पुलिस वाले ने मारा तो किसी पुलिस वाले ने मारा था, तो हमारे सॉफ्टवेयर ने ही तो डिसाइड किया कि हमको क्या रिस्पॉन्ड करना है। एक्टिविटी सेम है, एक्टिविटी सेम का मतलब थप्पड़ एक माँ बाप ने मारा है कि किसी दोस्त यार ने, या मार्केट में किसी ने मारा, या कहीं पे जा रहे थे किसी ने मारा, या पुलिस वाले ने मारा, या माँ बाप ने मारा। भाई माँ बाप ने मारा या दादी दादा ने मारा तो उनको तो पलट के थप्पड़ मारेंगे नहीं। तो ये डिसाइड किसने किया? हमारे दिमाग ने किया। उसी तरीके से हमारे जो मोबाइल के अंदर का सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्रामर है, उसने उसके अंदर उसको प्रोग्राम कर दिया। अब प्रोग्राम करने के बाद में हर एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर लॉजिक सेट कर दिया कि अगर ये हो तो तुमको ये काम करना है, अगर ये हो तो तुमको ये काम करना है, अगर ये कस्टमर इस पर क्लिक करे तो तुमको ये काम करना है, अगर इस पर क्लिक करे तो तुमको ये करना है। तो पूरी प्रोग्रामिंग उसके अंदर सेट है और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही चीज़ें हमारी ओके होना ज़रूरी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात किसकी करेंगे? हार्डवेयर की, कि अभी हमको हार्डवेयर लेवल पे ओके करना है। सॉफ्टवेयर तो जैसे अभी आप पढ़ रहे हो कि कैसे फाइल चढ़ाई जाती है, क्या चढ़ाई जाती है, वो तो आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया कि कैसे फाइल चढ़ानी है, कैसे लॉक खोलना है, वो सब अपना सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। तो हम लोग इस वाले पार्ट की बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग इस वाले पार्ट की बात करेंगे कि हमें हार्डवेयर लेवल पे उसको ओके करें। सॉफ्टवेयर तो हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना। एक एक पार्ट दोनों को अलग अलग करके ही देखेंगे। अब हार्डवेयर लेवल पे अगर पार्ट की बात करें तो अगर हार्डवेयर लेवल पे अगर आपको मोबाइल या कोई भी डिवाइस रिपेयर करनी है तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर के अंदर ये देख लेना है कि पहली चीज़ तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, क्योंकि ये सब छोटे मोटे कंपोनेंट्स मिलके ही हमारे मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हमारे क्या है कि एक मतलब एक बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ का मतलब ये है कोई भी आईसी या कोई भी सर्किट हमारा बनेगा तो इन्हीं कंपोनेंट से मिलके बनेगा। तो सबसे पहले तो हमको इसकी एक बेसिक जानकारी
होनी चाहिए। बाकी ये जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके बड़ी से बड़ी आईसियाँ बना देंगे, बड़े से बड़े मिसाइल्स और सब कुछ जो भी बनेगा इन्हीं सब से मिलके बनेगा। इन्हीं सब से मिलके हमारे लॉजिक गेट्स बनेंगे, इन्हीं सब से मिलके हमारे कंपैरेटर बनेंगे, इसी से मिलके हमारा सर्किट बनेगा। सब कुछ इन्हीं कंपोनेंट से मिलके बनना है। तो सबसे पहले तो हमारे अगर इन कंपोनेंट्स की नॉलेज हो जाए तो इन कंपोनेंट्स को, अभी तक जो हम लोग सेपरेट कंपोनेंट्स पढ़ा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, अब हम इनको क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने का मतलब कि अब हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ के अदर कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक, जैसे हम लोग एक बेसिक कंपोनेंट्स के एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सर्किट पे आ जाएंगे। अब जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, इस तरीके से जैसे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस जो है कि हमारे करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। ठीक, अब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा रुकावट पैदा करेगी। अब जैसे होता क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा ये होता है कि नहीं होता है, ये जिगजैग टाइप। अब ये सीधा वायर है, मतलब ऐसा समझिए आपकी ये सीधी रोड है, आप इधर से दौड़ते चले आ रहे थे। अब जब दौड़ते चले आ रहे थे, अगर आपको स्पीड ब्रेकर मिला या आप बाइक से आ रहे थे, कार से आ रहे थे, आप सीधा चलते चले जा रहे थे, अब आपको क्या मिल गया, स्पीड ब्रेकर मिल गया। जब स्पीड ब्रेकर मिल गया तो आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ कार और बाइक से मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड से चले आ रहे थे, जब स्पीड से चले आ रहे थे तो अब इसको यहाँ पर क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, तो इसको रुकावट मिल गई। अब रेजिस्टेंस की स्पीड क्या हो गई, डाउन हो गई। डाउन क्यों हो गई, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी लॉस हो गई। भाई आपके अंदर मान लीजिए एक ताकत है कि आप 40 की स्पीड से दौड़ सकते हैं, एक फॉर एग्जांपल। अब आप 40 की स्पीड से दौड़ते चले जा रहे थे, अब आपको ऐसा पथरीला रास्ता मिला या पहाड़ी चढ़ने पे आपकी एनर्जी जो है आधी ख़त्म हो गई, तो अब आपकी स्पीड आधी हो गई कि नहीं हो गई। तो किसकी वजह से, जो रुकावट मिली उसकी वजह से ही तो आपकी स्पीड आधी हो गई। अब जब आपकी स्पीड आधी हो गई, आप स्पीड कैसे बढ़ा पाओगे। अब बढ़ाने के लिए या तो रास्ते में कोई एनर्जी ड्रिंक पिला दे, भाई रास्ते में कोई एनर्जी ड्रिंक पिला दे तो फिर से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर आप 40 की स्पीड से दौड़ने लगोगे कि नहीं दौड़ने लगोगे। अब यहाँ पर अगर आप बाइक से जा रहे थे, आपकी स्पीड तो डाउन हो गई, लेकिन अभी आपके पास में एनर्जी ड्रिंक के तौर पे क्या है, आपके पास में फ्यूल है। आपने फिर से अपना एक्सीलेटर लिया, इंजन को फ्यूल मिला, मतलब एक तरीके से एनर्जी मिल गई, फिर से हमारी बाइक फुल स्पीड में चल पड़ी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, स्पीड जब इनकी डाउन हो गई तो इनको बीच से कोई एनर्जी ड्रिंक मिल रही, तो इसका मतलब डाउन हो गए, तो डाउन हो गए साहब कि नहीं हो गए। अब अगर हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से एक्सटर्नल इसको पुलअप दें, मतलब इसकी हम जो एनर्जी है उसको बढ़ाएं। लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉप हो गई तो ड्रॉप हो गई, अलग से तो हमने कोई अटैचमेंट इसमें लगाया नहीं कि इसकी अपनी बढ़ सके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट डालने वाला ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस का हमने एक सिंपल सी बात समझ ली, ठीक, कि ये सिंपल रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल कर पाएँ, इस क्वालिटी को, क्योंकि वजह क्या है कि मार्केट में मान के चलिए कि हमें पता चल गया कि ये साहब एक नंबर के चोर हैं, ठीक है, ये एक नंबर के चोर हैं। अब चोर का हमको इस्तेमाल करना है तो हम कैसे इस्तेमाल करें। अब चोर का इस्तेमाल करने के लिए भाई या तो हम इनको जासूस बना दें, हम दूसरी कंट्रियों में भेज दें, जाओ वहाँ से डेटा चुरा लो, तुम्हारी हम उस क्वालिटी का फ़ायदा उठा लें। भाई तभी तो फ़ायदा उठा पाएंगे। भाई अभी क्या है कि घर में चोरी कर रहे थे तो घर का सामान, या मोहल्ले में चोरी कर रहे थे तो हमने बता दिया कि जाओ भैया तुम्हें चोरी का बड़ा शौक़ है, फला हमारा दुश्मन देश है, उसके यहाँ से, उसके इस डिपार्टमेंट से या इस ऑफिस से जाके ये सिक्योरिटी सिस्टम या ये चीज़ें चुरा लाओ। या हमको पता चल गया कि ये लड़का साहब बहुत बड़ा हैकर है, ये वेबसाइट हैक कर लेता है, तो अब ये वेबसाइट पता चला अपनी कंट्री के रह के हैक कर रहा था, तो ये साहब बड़ा आए दिन ये तो
डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कहीं ये मतलब गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट को हैक कर लिया, कहीं कुछ हैक कर लिया, तो उससे अच्छा एक काम करो, उसको हायर कर लो। भाई तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये नॉलेज है, हम चलो तुमको लगाए दे रहे हैं, ये दुश्मन देश की वेबसाइटें हैं, इनको हैक करके मतलब देश के लिए कुछ काम करो, देश के लिए कुछ काम करो, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में काम करो। तो उसी तरीके से ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, जब वो होता क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वोल्टेज और दूसरा होता है एम्पेयर। क्या होता है? एम्पेयर। अब होता क्या है कि अगर एक सेकंड में, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि एक सेकंड में इस पॉइंट पे हम मान लीजिए खड़े हो गए, ये हमारा वॉचिंग पॉइंट हो गया कि जहाँ पे हम खड़े हो गए। इस पॉइंट से अगर एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, क्या निकल गए? एक सेकंड में, तो हमने कह दिया कि 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 एम्पियर के करंट का फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ खड़े हो गए, अब यहाँ इतनी रुकावट के चक्कर में अब यहाँ पर क्या हो पा रहा है? एक सेकंड में 500 ही निकल पा रहे हैं, तो हमारा करंट ड्रॉप हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब यहाँ पर तो 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? आधे एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई? तो अब हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस की और ज़्यादा डिटेल में बात ना करके, बाकी वो सब बेसिक में पढ़ा ही होगा, ठीक है, हम लोग ये बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करने के लिए अब हम जो इसका इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज डिवाइडर। क्या इस्तेमाल करेंगे? वोल्टेज डिवाइडर का बनाएंगे इससे हम। अब वोल्टेज डिवाइडर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अपना काउंट करना चाहें तो अगर मान के चलिए कि ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, कितना है? और ये 10 किलो ओम का है, तो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो उसकी ताकत बढ़ती है, या फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो R = R1 + R2 + R3 + R4, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वैल्यू प्लस होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ये रुकावट मिली, अब किसी तरह इसको पार किया, अब दूसरा पहाड़ मिल गया, तो मतलब कुल मिलाकर रुकावट ही तो है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही। अब लेकिन अगर इसी जगह पे हम एक दूसरी बात करें, क्या बात करें कि अगर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने वोल्टेज दे दिया, क्या दे दिया? और दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, इसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? ग्राउंड से जोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वोल्टेज हमको मिलेगा? इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं? होगा क्या, दो रेजिस्टेंस थे, एक मान के चलिए यहाँ पर 10K है और दूसरा भी, और यहाँ पर हमने सपोज मान लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 वोल्ट रख लिया, तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पर हमको कितना वोल्ट मिलेगा? ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, मोबाइल, लैपटॉप, हर जगह पे यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हों, क्या हो, और हमको कम वोल्टेज की ज़रूरत हो, तो दो रेजिस्टेंस की हेल्प से हम अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, जो हमको वोल्टेज की ज़रूरत है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर मान के चलिए कि हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी डिवाइस है, अब हमको मान लीजिए मोबाइल है, लैपटॉप, फॉर एग्जांपल के लिए समझ सकते लेते हैं कि मान लीजिए मोबाइल की बैटरी 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की होती नहीं है, एक फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अब हम बाकी सेक्शनों में तो मान लीजिए 10 वोल्ट दे रहे हैं, कोई ऐसा एक सेक्शन आ गया कि जहाँ पर हमको 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ गई। अब 5 वोल्ट की जब ज़रूरत पड़ गई, तो 5 वोल्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या तो हम एक 5 वोल्ट की बैटरी अलग से लगाएं कि नहीं लगाएं। अब या कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हमको 3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ गई, तो अब 3 वोल्ट की बैटरी हम अलग से लगाएं। अब पता चला अगर हमारे मोबाइल या लैपटॉप में 20 तरह की आईसियाँ लगी हुई हैं, किसी आईसी को 1 वोल्ट चाहिए, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को 4 वोल्ट चाहिए, तो अब हमें जितनी भी वोल्टेज चाहिए उतनी बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी उतने वोल्ट की, कि नहीं लगानी पड़ेंगी। तो ये तो बहुत टेंशन वाला काम है कि एक छोटा सा डिवाइस और उसके चक्कर में 20 बैटरी लगाएं।
तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसकी हेल्प लेने के लिए हम लोग एक जनरल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी एप्लीकेशन यूज़ होंगी, वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, वोल्टेज डिवाइडर। ठीक, वोल्टेज डिवाइडर के लिए फार्मूला होता है, ठीक, वी आउट इक्वल टू वी इन। ठीक, अब क्या है कि मान के चलिए कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है या पढ़े लिखे हैं, तो आप वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला याद कर लीजिए और उसको कॉपी के अंदर वैल्यू रखिए और उसके अंदर कैलकुलेट करिए, गुणा भाग करिए और वैल्यू आंसर निकाल लीजिए। और अगर आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं तो रेडीमेड भी व्यवस्था है, रेडीमेड व्यवस्था भी है। प्ले स्टोर पे जाइए, वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला डाउनलोड कर लीजिए। सब लोग अपने अपने मोबाइल में वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला डाउनलोड कर लीजिए। वोल्टेज डिवाइडर की प्ले स्टोर पे बहुत सारी फ्री ऐप्स हैं, कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिए। अब इधर देख लीजिएगा, अब जो वोल्टेज डिवाइडर का आपने फार्मूला डाउनलोड किया होगा उसके अंदर एक ऑप्शन आया होगा इनपुट वोल्टेज का, या वोल्टिन करके लिखा होगा, ऐसा कुछ करके लिखा है, वहाँ पर 10 वोल्ट लिख दीजिए। लिख दिया, वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा R1, जो पहला रेजिस्टेंस होगा जो वोल्टेज के साथ में जुड़ा हुआ होगा उसको R1 बोलेंगे, और जो ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ होगा उसको R2 बोलेंगे। R1 की जगह पे 10 किलो ओम कर लीजिए, वैल्यू रखिएगा 10 और साथ में किलो ओम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें ओम्स किलो ओम का ऑप्शन आता है, आ रहा है। उसके साथ में R2 रखिएगा 10, वहाँ पर भी किलो ओम, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद वोल्ट आउट या कैलकुलेट का जो भी ऑप्शन आ रहा हो आपके में, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर दिया, कितना वोल्ट आया, 5 वोल्ट आ गया। जिनका भी डाउनलोड हो जाए वो भी अपना देख लें। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर 10 वोल्ट दिया और 10 किलो ओम और 10 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस रख लिए, तो हमको आउटपुट में 5 वोल्ट मिल गया। अगर हमको कहीं पर 5 वोल्ट की ज़रूरत है तो हम इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस लगा के 5 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 5 वोल्ट बन गए, अब जहाँ इस्तेमाल करना हो वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसी को देखिए, इस पॉइंट पे फिर से हमने वोल्टेज दिए, कितने दिए, 10 वोल्ट दे दिए। अब हमने इसको कर दिया 20 के, क्या कर दिया, और इसको कर दिया 10 के। अब हमने रेजिस्टेंस ऊपर क्या रखा, 20 किलो ओम का, और नीचे क्या रखा, 10 किलो ओम का। रेजिस्टेंस 2 ही यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर हमको वोल्टेज कितना मिलेगा, भाई हवा में बातें नहीं, फार्मूला भी लिखा हुआ है, कैलकुलेट भी कर सकते हो। हाँ जी, कौन, पहले वाले में दूसरे वाले में, अच्छा दूसरे वाले का देखो, 3.3 वोल्ट आ गया। तो हमारे पास वोल्टेज वही थे 10 वोल्ट, हमने सिर्फ 2 रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके 3 वोल्ट बना लिए। अब हमको 3 वोल्ट की जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ दे देंगे। भाई कोई ऐसा सर्किट हो या कोई ऐसा सेक्शन हो, कोई आईसी हो जिसको 3 वोल्ट की ज़रूरत, हम 3 वोल्ट दे देंगे। ठीक, एक और कंडीशन देखो, अभी जो हमने ये रेजिस्टेंस ऊपर रखा था इसको नीचे कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। 10 के 20 के, वोल्टेज वही हमारा 10 वोल्ट। अब क्या आएगा, कितना आया भाई, क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक आ गया। इनपुट वोल्टेज हमारे पास वही थे, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी थी, सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से हमको डिफरेंट टाइप के वोल्टेज मिल गए। अब अगर हमको कहीं पे 5 वोल्ट की ज़रूरत है तो यहाँ से हम 5 वोल्ट दे देंगे, कहीं पर हमको 3 वोल्ट की ज़रूरत है हम 3 वोल्ट दे देंगे, कहीं पर हमको 6.6 वोल्ट की ज़रूरत है 6.6 वोल्ट दे देंगे, कि नहीं दे देंगे। एक और इंजीनियर थे, उन्होंने कहा साहब हम 100 के की रेजिस्टेंस लगा देंगे और यहाँ 10 के लगा देंगे, तो क्या होगा, तो 0.9 आ गया। मतलब एक मोटा मोटा मान लें 1 वोल्ट हो गया, एक जनरल अभी मतलब 0.9, अभी वो तो हम और वैल्यू कम ज़्यादा करके वैल्यू
तो कुल मिला के हमको 1 वोल्ट की ज़रूरत है, तब भी हमने सिर्फ 2 रेजिस्टेंस मिला के बना लिया कि नहीं बना लिया। अगर हमें 6 वोल्ट की ज़रूरत होती तो हम इसको बना लेते, 3 वोल्ट की ज़रूरत होती तो भी, मतलब जो मर्जी चाहें वो बना लें। और सिर्फ ये चेंजेस किससे आ रहे हैं? रेजिस्टेंस की वजह से। तो एक बैटरी या एक सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, सोर्स ऑफ पावर सप्लाई तो एक ही है ना, 10 वोल्ट। हम डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस बना ले रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अब हमको जितने वोल्टेज की ज़रूरत हो हम उतना वोल्ट बना सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस से हमको ये फ़ायदा मिल गया कि नहीं मिला? एक बैटरी से हम जितने चाहे। अभी क्या होता है कि हमारे घरों में जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? अब हमारा अगर घर में कोई आरओ सिस्टम या कोई और टीवी या XYZ अदर चीज़ें लगी हैं या कैमरे लगे हैं, अब कैमरे लगे हुए हैं तो हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? एडाप्टर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हमें उसको 12 वोल्ट सप्लाई देनी है। तो ये होता है कि साहब 12 वोल्ट का एडाप्टर ले आओ। तो उसमें हम देते क्या हैं? 220 वोल्ट इनपुट देते हैं, आउटपुट में क्या मिल जाता है? 12 वोल्ट मिल जाता है। अब अगर हमको मोबाइल को चार्ज करना है तो ये होता है कि भैया 5 वोल्ट का एडाप्टर ले आओ। एडाप्टर तो 5 ही वोल्ट का है ना, 5 वोल्ट ही तो आउट करता है। तो जब 5 वोल्ट का एडाप्टर होता है तो वो क्या करता है कि जब हम एडाप्टर को 220 वोल्ट में ही तो लगाते हैं, इनपुट क्या देते हैं? 220, आउटपुट क्या मिलता है? 5 वोल्ट मिलता है। ठीक, ये होता है कि नहीं होता है? तो हम डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के एडाप्टर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिर्फ सिंपल सी एप्लीकेशन है। अभी हमें क्या चाहिए? और एडवांस चाहिए। और एडवांस का मतलब कि ज़्यादा अच्छा करंट, ज़्यादा करंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हम मोबाइल की बात करें या लैपटॉप की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, जो हमारे एडाप्टर्स होते हैं, एडाप्टर हमारे मार्केट के अंदर जो आते हैं वो सारे आते हैं एम्पेयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वोल्टेज तो सभी बनाते हैं भाई। आपने एक मान के चलिए कीपैड मोबाइल लिया, उसका भी जो चार्जर है वो भी 5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट का है। ठीक, आपने एक एंड्रॉयड मोबाइल लिया, उसका भी चार्जर 5-5.5 वोल्ट का है कि नहीं है? सस्ता मोबाइल, महंगा मोबाइल जो भी लिया, लेकिन जब मार्केट के अंदर से एडाप्टर लेने गए तो आपको पता ये चला कि ये एडाप्टर कितने एम्पियर का है? 1 एम्पियर का है। अगर उससे अच्छा एडाप्टर चाहिए तो कह लेंगे 2 एम्पियर का एडाप्टर ले लो। होता है कि नहीं होता है? 2 एम्पियर का एडाप्टर उससे महंगा, 3 एम्पियर का एडाप्टर उससे महंगा। जैसे मार्केट के अंदर ये तो हम लोग ने बात कर ली कि यहाँ पर 5 वोल्ट के एडाप्टर की। अगर आपको अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए या अपने गेस्ट हाउस के लिए एक जनरेटर की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? मान लीजिए सिंगल फेस ही जनरेटर की ज़रूरत है, और आप मार्केट के अंदर आपने कहा साहब 1 kVA का जनरेटर दे दो। कितना? तो 1 kVA आपका 220 वोल्ट बनाएगा, 220 वोल्ट देगा, घर की लाइट पंखा जो भी है वो चलेंगी। दूसरा बंदा गया, उसने कहा साहब 2 kVA का जनरेटर दे दो, वो भी 220 वोल्ट देगा, उसके भी घर की लाइट पंखा चलेगी। एक गया साहब 3 kVA का जनरेटर दे दो, उसको भी लाइट पंखा चलेगा नहीं चलेगा? 220 वोल्ट तो वो भी दे रहा है। वोल्टेज तो सब 220 वोल्ट बना रहे हैं, लेकिन 1 kVA वाला सबसे सस्ता मिलेगा, 2 kVA उससे महंगा, 3 kVA उससे महंगा, 5 kVA उससे महंगा, 10 kVA उससे महंगा। तो साहब ये महंगा क्यों होता जा रहा है? वोल्टेज तो सभी दे रहे हैं भाई। वोल्टेज तो जितने जनरेटर हैं सभी तो 220 वोल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो 3 kVA या 5 kVA का महंगा क्यों पड़ रहा है? 1 kVA का सस्ता क्यों पड़ रहा? क्या आउटपुट में देगा? ज़्यादा सेक्शन वर्क करेगा। आउटपुट में क्या ज़्यादा दे देगा भाई? एम्पियर ज़्यादा देगा। क्या देगा? एम्पियर ज़्यादा देगा। और जो जितने ज़्यादा एम्पियर देगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती जाएगी। बात समझ में आई? इसको ऐसे समझिए,